हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू yeschool.com एंड दिस इज योर फिजिक्स ट्यूटर पार्थ। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर फिजिक्स सिलेबस, दैट इज साउंड। और ये आपका आखिरी चैप्टर है फिजिक्स का। सो इस साउंड होती क्या है, आपने जिस मीडियम से आप मुझे सुन पा रहे हो, जिस एनर्जी से सुन पा रहे हो, वो है साउंड। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is perceived through ears। ये एनर्जी परसीव होती है ears के थ्रू। ears मतलब कान। अब देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, तो इसका मतलब जरूरी है कि ये एनर्जी से ही प्रोड्यूस होती है। मतलब आप जब बोलते हो तो आपकी एनर्जी वोकल कॉर्ड्स में जाती है और वोकल कॉर्ड से आपके वोकल कॉर्ड्स आपके वाइब्रेट करते हैं वॉइस बॉक्स के अंदर, और उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, ये आपका वॉइस बॉक्स है, ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं। ये जब वाइब्रेट होते हैं, ये जब वाइब्रेट होते हैं मतलब ये लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट वोकल कॉर्ड्स, दे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। कंटिन्यूअसली वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक है। अब मैंने एक टर्म यूज करी, वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन होती क्या है? इट इज द ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सब्सटेंस या फिर ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सो वाइब्रेशन होती है आपकी, वाइब्रेशन यहां पे लिखिए, इट इज द फास्ट टू एंड फ्रो मोशन of a particle about its mean position। ठीक है। मतलब ये एक तरह का ऑसिलेशन ही होता है। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था ऑसिलेशन, इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे ये फास्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है, लेकिन कैसे? फास्ट। वोकल कॉर्ड्स तेजी से हिल रहे हैं लगातार। सो उसकी वजह से वाइब्रेट करने की वजह से ये प्रोड्यूस करे साउंड एनर्जी, और जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हो और आपका फ्रेंड सुन पा रहा है। ठीक है, तो इतना नोट करिए ना स्टूडेंट्स। अब जो सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है साउंड के अंदर, वो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड प्रोपगेट करना मतलब साउंड ट्रेवल कैसे करती है। तो यहाँ पे लिखिए, साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। साउंड कभी भी खाली स्पेस में यानी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है। सो मीडियम क्या होता है? मीडियम, इट इज द मैटर और सब्सटेंस which helps in the propagation of wave। अब देखो, मीडियम होता है जो एक वेव को प्रोपागेट करने में यानी ट्रेवल करने में हेल्प करता है। ठीक है। इट इज द मैटर और सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द प्रोपागेशन ऑफ वेव। ठीक है। अब इस टर्म से और इस टर्म सेंटेंस से हमें पता क्या चला कि साउंड जो है वो भी एक तरह का वेव ही है, क्योंकि साउंड को भी मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए और वेव को भी मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड हम कंक्लूड करते हैं, दस साउंड इज अ फॉर्म ऑफ या फिर इज अ वेव। साउंड इज अ वेव। ठीक है। साउंड एक तरह की वेव है। अब साउंड वेव कैसी है देखिए। सपोज ये आप हो,
आपने कुछ बोला अपने फ्रेंड को, ठीक है, आपने कुछ बोला और आपके माउथ के नियर जो ये जो पार्टिकल हो गया एयर पार्टिकल, क्योंकि अभी हम मीडियम एयर लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये मीडियम है एयर, ठीक है, मीडियम, और ये आपका फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है और ये इसका ईयर है, ठीक है, आपका भी ईयर। आपके माउथ जब आप बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो, तो आपके माउथ के नियर जो सबसे पहला पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है, इधर और इधर वाइब्रेट करेगा। फिर इसकी वजह से जो वाइब्रेशन हो रहा, इसकी वजह से जो वाइब्रेशन हो रहा, उसके नियर वाले पार्टिकल में एक फोर्स अप्लाई होगी और वो भी वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये वाला पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, और फिर इधर का वाला पार्टिकल, इसके इधर वाला पार्टिकल फिर वाइब्रेट करेगा और ये वाला रेस्ट में आ जाएगा। फिर जब ये वाइब्रेट करेगा, इसके इधर वाले पार्टिकल में फिर से एक फोर्स पड़ेगी और वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा और ये रेस्ट में आ जाएगा, और सो ऑन चलता रहेगा जब तक कि इसके कान के पास वाला पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता और इसको सुनाई नहीं देता, ठीक है। मतलब वेव क्या होती है? वेव इज द डिस्टर्बेंस, wave is a disturbance in a medium, wave is a disturbance in a medium which propagates from one particle to another particle to another in the form of energy, ये एक एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि साउंड एक तरह की एनर्जी, मैंने आपको बताया था, जब आप बात करते हो आप अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो बात करने में, और आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहा है वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहा है, जितना आप ज्यादा बात करोगे उतनी आपकी एनर्जी कम होती जाएगी और आप उतना ज्यादा थक जाओगे। सो ये एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करता है और इस तरह से ट्रैवल करते करते ये आपके ईयर तक पहुंचता है, ठीक है। सो इतना नोट कर लीजिए और यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए वेव, इतना नोट करिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ वेव। वेव आखिर इवॉल्व कैसे होती है, इसका जन्म कैसे होता है। सो अज्यूम कीजिए ये आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा ट्यूनिंग फॉर्क, उससे क्या करते थे, एक कार्टून्स उसमें जोर से एक टेबल पे या फिर एक हार्ड सरफेस पे उसको स्ट्राइक करते थे और उससे एक वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता था, है ना, वाइब्रेट करता था ना। सो इसी तरह इसमें भी वाइब्रेशन होगी। आपने इसको पहले सीधे रखा है, अब इसमें कोई स्ट्राइक नहीं किया आपने इसको सीधे रखा है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। सो आप तब एयर पार्टिकल्स जो इसकी हवा में आपने इसे रखा है, तब ये रेस्ट में थे, ठीक है, ये रेस्ट में थे, एयर पार्टिकल्स एट रेस्ट, ठीक है। और जब आपने इसे हार्ड सरफेस में स्ट्राइक किया और एयर पार्टिकल्स के पास लाए, सो आपने देखा जब ये एक बार, ये बहुत ही इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, छोटे से पार्ट के लिए, एक सेकंड के भी बहुत 10th पार्ट के छोटे से टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब इधर को मूव करेगा तो जो पास के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा पुश हो जाएंगे। सो जब आपने इसे हार्ड सरफेस में स्ट्राइक किया, सो आपने एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखा ये थोड़ा आगे की तरफ होता है, टू मोशन, और उसके बाद फ्लो होता है। सो जब ये टू मोशन कर रहा है आगे की तरफ होता है, तो इसके पास में जो एयर पार्टिकल्स थे, सबसे नजदीक में एयर पार्टिकल्स थे, वो इसको अपने से दूर पुश करेगा, ठीक है, अपने से दूर पुश करेगा। दूर पुश करने की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में क्लोज हो जाएंगे, इधर वाले पार्टिकल्स और इधर वाले पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पे ये एयर पार्टिकल्स वैसे ही थे, अनडिस्टर्ब्ड थे। सो इस तरफ आपने देखा, इस तरफ ये जो हुआ, आपने इसको ऑब्जर्व किया कि ये डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा, यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज इन डेंसिटी हो गया और प्रेशर भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक आ गए। सो आप एक दूसरे को ज्यादा तेजी से मारेंगे, धक्का देंगे, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए यहाँ पे। सो इस पार्ट को हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है, ये कंप्रेशन कहते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ना कंप्रेशन। अब दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, जब ये इधर मूव करेगा, ट्यूनिंग फॉर्क इधर की तरफ मूव करेगा, सो इसमें क्या होगा, इसके एयर पार्टिकल्स अब जो पास में थे वो दूर दूर चले जाएंगे, अब इनको स्पेस मिल गई जाने के लिए। लेकिन जो ये वाला वो था, ये वाले पार्टिकल्स
ये वाला जो कंप्रेशन था वो आगे बढ़ जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा। सो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंच जाएगा और ये यहाँ पे कंप्रेशन रहेगा, और जो यहाँ पे डेंसिटी वापस डिक्रीज हो जाएगी और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, इसे कहते हैं हम रेयरफैक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्रेशन रह जाएगा और कंप्रेशन एक यहाँ पे भी आ जाएगा। ऐसे करते करते कंप्रेशन बढ़ते जाएंगे और रेयरफैक्शन भी बढ़ते जाएंगे। सो कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। ठीक है, सो हमने क्या देखा, एक वाइब्रेशन में जब ये टू एंड फ्रो ने फास्ट मूव करा इन वन वाइब्रेशन इसने कितना बनाया, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। ठीक है, वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन। अब इन दोनों को याद कैसे करें, देखो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। सो दबा के उसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कन्फाइन करना। सो इसने भी तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इस ज्यादा पार्टिकल्स को कन्फाइन कर दिया, दबा दिया। सो कंप्रेशन ये हो गया और रेयरफैक्शन ये हो गया। ठीक है आपका, सो वन वाइब्रेशन इसको वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन, ये हमने समराइज कर दिया। सो इतना नोट करिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से हमने क्या देखा, साउंड वेव एक प्रोपोगेशन है किसका, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी बार बार वेरी हो रही है, वेरिएशन हो रहा है उनके ऊपर प्रेशर और डेंसिटी में। सो वो इसका प्रोपोगेशन है। सो फिर साउंड वेव इज प्रोपोगेशन ऑफ वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, ये एक प्रोपोगेशन होता है वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। वेरिएशन मतलब लगातार चेंज, कंटिन्यूअस चेंज। सो यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी बार बार चेंज होती जा रही है और ये आगे की तरफ प्रोपोगेट होती जा रही है, आगे की तरफ ट्रेवल करती जा रही है। ठीक है, सो इतना नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स, आपको जो अब पढ़ना है वो है टू टाइप्स ऑफ वेव। वेव कितनी तरह की होती है, इससे पहले हमने वेव पढ़ा था, वेव का प्रोपोगेशन पढ़ा था, और एक साउंड भी एक तरह की वेव होती है, ये जाना था। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ वेव। वेव दो तरह की होती है। अब सबसे पहले की वेव होती है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल है आपका, ये साउंड की ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डायरेक्शन ऑफ साउंड है, इधर की तरफ डायरेक्शन ऑफ साउंड है, साउंड इस तरफ प्रोपोगेट हो रही, डायरेक्शन ऑफ साउंड। और ये पता है किस तरफ मूव करता है, टू एंड फ्रो। जैसे अभी हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में देखा था, टू एंड फ्रो, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये टू एंड फ्रो करेगा, फिर इस वाले पार्टिकल के डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, ये आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। ठीक है, मतलब इस वेव में जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो साउंड की डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मूव मोशन दिखाते हैं। मतलब इन दिस वेव द particles of medium show to and fro motion। इसी को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो को ऑसिलेशन। ठीक है, ये आपको पता है, टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं। टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन तो दिखाते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ, जहां पे वेव की डायरेक्शन होगी जिधर की तरफ उधर की तरफ ये टू एंड फ्रो मूव करेंगे। ठीक है, सो इतना नोट करिए। और उसके बाद हम करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इसमें जो पार्टिकल होता है और डायरेक्शन ऑफ साउंड होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, उसके अप एंड डाउन मूव मोशन करता है, ऑसिलेट तो करता है लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया, ये इसका मोशन हो गया, डायरेक्शन मोशन, टू एंड फ्रो मोशन परपेंडिकुलर। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है लेकिन परपेंडिकुलर टू द
डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। सो यहाँ पे लिखिए इन दिस वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम शो टू एंड फ्रो मोशन perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है। वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। सो अब हम जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं साउंड, ठीक है। तो साउंड इन दोनों में से कौन सी टाइप की वेव होगी, सोचो। हाँ, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। साउंड ये इस तरह की वेव होती है जो हमारा इस समय से हम साउंड पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस में है हमारे, वो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। सो हमें अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, हम वो अभी पढ़ेंगे, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि साउंड वेव भी एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है, मतलब साथ साथ चलेगा। सो हम जो साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इसके ग्राफ प्लॉट करके निकालते हैं, और वो ग्राफ किसके बीच में होता है, वाई एक्सिस को हम एक्स एक्सिस को हम लेते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ये हो गई आपकी प्रोपगेशन ऑफ साउंड या प्रोपोगेशन ऑफ वेव, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। मैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव मांग रहा हूं, और जो वाई एक्सिस में लेके चलते हैं हम, वो होता है आपका डेंसिटी एंड प्रेशर। सो मैं यहाँ पे अभी डेंसिटी मान के चल रहा हूँ, डेंसिटी, और ये आपकी होती है मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मीन पोजीशन, ठीक है। ये जो सेंटर की लाइन है ना, ये मीन पोजीशन है पार्टिकल का, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है डेंसिटी है, डेंसिटी में चेंज हो रहा है। अब देखो डेंसिटी में चेंज कैसे हो रहा, हमने वही लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे करी, कंप्रेशन रियरफैक्शन, कंप्रेशन रियरफैक्शन, ये देखा था, रियरफैक्शन एंड देन कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन में देखो पार्टिकल्स आसपास है, सो यहाँ पे डेंसिटी हाई हो जाएगी, सो डेंसिटी विल यहाँ पे हाई है। अब देखो रियरफैक्शन है, रियरफैक्शन में पहले डेंसिटी कम होगी, फिर पहले मीन पोजीशन से जितना मीन था उससे भी और कम हो जाएगी। पहले जितना नॉर्मल था, नॉर्मल में देखो नॉर्मल में तो कुछ एयर वैक्यूम ऐसे, एयर पार्टिकल्स ऐसे थे दूर, बहुत ही थोड़े रियरफैक्शन से थोड़े पास पास थे, लेकिन जब ये वाला रियरफैक्शन होगा तो ये पार्टिकल्स और ज्यादा फैल जाएंगे, ठीक है। सो ये नीचे आ गया, फिर कंप्रेशन होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर रियरफैक्शन होगा, नीचे आएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, और फिर से डेंसिटी बढ़ेगी कंप्रेशन में, और ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। इतना ही ऊपर चला जाएगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसके पार्ट्स पढ़ स्टूडेंट्स। अब आपको जो ये हमने ग्राफ बनाया है डेंसिटी और प्रोपगेशन ऑफ वेव के बीच में, सो आपको इसमें जो पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये इसे क्रेस्ट कहते हैं, और ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन के साथ बन रहा। और जो ये गड्ढा है इसे ट्रफ कहते हैं, ट्रफ, और ये रियरफैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आर। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है कंप्रेशन क्रेस्ट का, वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ऑफ मीडियम। और जो ट्रफ का नीचे मिनिमम पॉइंट होता है, इसे कहते हैं हम मिनिमम डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब देखो, जो मीन पोजीशन से ये पार्टिकल है, पार्टिकल पहले जब आगे जा रहा था
तो उसका कंप्रेशन हुआ, फिर जब वो पीछे हुआ तो उसका रेयरफैक्शन हो गया, ठीक है, और वो मीन पोजीशन के थ्रू वाइब्रेट कर रहा है। देखो ऐसे ऐसे जा रहा है ना। अब ये ऊपर नीचे वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल ही है, बस हमने इसमें डेंसिटी और प्रोपगेशन ऑफ वेव के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया है, ना कि वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में, जो वो आगे ऊपर नीचे होता है वो नहीं, ऊपर नीचे का मोशन नहीं है। सो इसमें मैक्सिमम डेंसिटी हो गई, और जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाईएस्ट क्रस्ट का हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होती है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड। सो नोट्स में लिखना, एम्पलीट्यूड इज द maximum displacement of a particle about its mean position. Amplitude is the maximum displacement of a particle about its mean position in a longitudinal wave. ठीक है, आपने इतना लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ऑसिलेशन और साइकिल की। ऑसिलेशन क्या होता है और साइकिल क्या होता है? सो वन ऑसिलेशन equals to one cycle completed by the wave। ठीक है, वेव जितना एक साइकिल जो कंप्लीट करेगी उसी को ऑक्सीलेशन कहते हैं। अब जब ये पार्टिकल है आपका, ये 2 एक बार जाएगा और फ्रो पीछे की तरफ एक बार जाएगा। सो ये जब इस बार गया और फिर इधर मीन में आके पोजीशन में आके इस बार इधर गया, इन दोनों के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वही आपका साइकिल होगा, वन साइकिल, और वही आपका वन ऑसिलेशन होगा। सो पहले जब ये इधर गया हाईएस्ट पॉइंट, सो इधर से इधर गया, फिर वापस आया, बीच में आया, फिर इधर गया लोएस्ट पॉइंट। सो इतने डिस्टेंस को हम वन साइकिल कहेंगे। इधर गया, देखो ये यहां पे था, इधर जा रहा, 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 ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पे पहुंचा, फिर वापस आया नीचे मीन पोजीशन में, और फिर इधर गया, इधर गया, और फिर ये वापस मीन पोजीशन में आएगा अपनी, यहां पे आया। सो जो भी पार्टिकल होता है इस साइकिल को कहेंगे वन कंप्लीट साइकिल, इस साइकिल को वन कंप्लीट साइकिल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहां पे अभी शो करके दिखा दिया। और वन कंप्लीट साइकिल में क्या होता है? वन क्रेस्ट वन ट्रफ। मैंने आपको यही बताया था, वन ऑसिलेशन में होता है वन कंप्रेशन वन रियरफैक्शन। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रेस्ट कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रफ रियरफैक्शन को। सो यहां पे लिखिए वन साइकिल और ऑसिलेशन इक्वल्स टू वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। ठीक है, सो इतना नोट कर लिया, कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर साउंड वेव के अंदर तीसरी टर्म जो पढ़ी है वो फ्रीक्वेंसी है। सो हमने पहली जो टर्म पढ़ी थी वो थी क्रेस्ट एंड ट्रफ, दूसरी थी एम्पलीट्यूड, अब तीसरी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। सो ये होता है, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब अभी बताऊंगा। साइकिल्स का मतलब क्या है वो आपको मैंने बता दिया था। ये एक कंप्लीट साइकिल है यहां तक, इस वाली साइकिल से यहां तक। सो एक सेकंड के अंदर अंदर ये कितनी साइकिल बना रही है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये 2 साइकिल बना रही तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, और अगर ये एक ही साइकिल बना रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। सो फ्रीक्वेंसी को हम इन 1 सेकेंड और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, इस सिंबल से। ये वी नहीं है, ये वी नहीं है, ये न्यू है, न्यू पढ़ते इसे न्यू। ठीक है, अब जो आपको फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड होता है द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। सॉरी, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय द साइकिल, टाइम टेकन बाय द वेव, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। ठीक है,
टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या थी, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना सेकंड ये कर रही 1, और ये टाइम टेकन होता है बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। सो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है, इसे टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आया, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो इनवर्स होती है टाइम पीरियड के, वी न्यू इज कस टू 1/t, ठीक है। या टी, और अब हम क्योंकि इसको समझ गए तो टी इज कस टू 1/u भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी वो तो नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकंड हो गया, और टाइम पीरियड क्या था, टाइम टेकन टू मेक दिस 1 साइकिल, ठीक है। टाइम टेकन टू मेक दिस 1 साइकिल, टाइम टेकन बाय द वे टू कंप्लीट 1 साइकिल। फ्रीक्वेंसी तो देखो, फ्रीक्वेंसी तो कितनी भी साइकिल्स बना सकती है, एक फ्रीक्वेंसी तो कितनी भी साइकिल्स बना सकती है एक सेकंड में, और टाइम होता है एक पर्टिकुलर साइकिल में उसने कितनी साइकिल बनाई, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने कितनी साइकिल बनाई, वो आपकी टाइम पीरियड हो गया। और फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकंड, और टाइम पीरियड होगा टाइम टेकन टू मेक 1 साइकिल, एक साइकिल कितने टाइम में बनी, वो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। सो इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। अब हम इन दोनों की अब हमने जब इनका रिलेशन पढ़ लिया है, सो अब इन दोनों की यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होती है उसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे लिखते हैं HERTZ, हर्ट्ज। और टाइम पीरियड की आपको पता ही है कि एसआई यूनिट होती है सेकंड्स, और इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड्स को, ठीक है। इतना नोट करिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वो है वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो वेवलेंथ क्या होती है, ये वेवलेंथ होती है आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब जो क्रेस्ट आसपास है, एक दूसरे के सबसे आसपास है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो होती है आपकी लैम्डा, ठीक है। तो आप लिखिए द डिस्टेंस between the top of two consecutive crests, ठीक है, and the distance between two consecutive troughs। देखो ये डिस्टेंस इसके भी तो इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों सेम, ये साइकिल्स इनका सरकमफ्रेंस सेम होगा, सो ये डिस्टेंस भी सेम होगी। ट्रफ्स के बीच में जो ट्रफ बन रहा है, आसपास जो दो ट्रफ्स बन रहे हैं उनके बीच, उनके लो की डिस्टेंस, टॉप की डिस्टेंस भी सेम ही है, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, ठीक है। एंड टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। सो इतना नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम दो नई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे साउंड वेव्स की। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पिच होती है। सो पिच जो है, ये पिच जो है ये आपके ह्यूमन ईयर पे डिपेंड करता है, जिसकी ऑडिबिलिटी जैसे होती है वैसी उसकी पिच सुनाई देगी। सो पिच होती है, इट इज द सेंसेशन फेल्ट बाय ह्यूमन ईयर, ठीक है। जैसी आपकी जो सेंसेशन होगी ह्यूमन ईयर की, उतनी ज्यादा उसकी पिच होगी, ठीक है, पिच आपको उतनी ज्यादा सुनाई देगी। सो इसमें लिखिए हाई पिच corresponds to the high frequency, ठीक है। जितनी ज्यादा एयर की सेंसेशन होगी उतनी ज्यादा उसकी पिच होगी फ्रीक्वेंसी को सुनने की, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी ऑडिबिलिटी होगी। और एक और लिखिए, इट डिपेंड्स ऑन दी ऑडिबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर,
ह्यूमन ईयर। ये ऑडिबिलिटी पे डिपेंड करता है ह्यूमन ईयर की, ठीक है। अब सेकंड जो है इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्ड करती है, सो इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी ऐसा यूनिट भी हर्ट्ज ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है, सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक है, वो है लाउडनेस। लाउडनेस तो पता ही है, जो जितना ज्यादा चिल्लाता है जिसको जितनी ज्यादा आवाज सुनाई देती है वो उसकी लाउडनेस होती है, ह्यूमन ईयर की टेंडेंसी। सो इट इज द सेंसेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पता है, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा वो डिस्प्लेस करेगा पार्टिकल अपने पोजीशन से, उतनी ज्यादा आपको, जैसे मैं इसको जितनी ज्यादा जोर से मारूंगा, ट्यूनिंग फॉर्क को जितनी ज्यादा आप हार्ड सरफेस पे जितनी जोर से मारोगे उतनी ज्यादा वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ज्यादा लाउडनेस आपको सुनाई देगी, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड बढ़ गया उसका वेव का। इट इज द सेंसेशन ऑफ एम्पलीट्यूड फेल्ट बाय ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। सो हाई amplitude corresponds to high loudness। ट्यूनिंग फॉर्क को जितनी जोर से मारोगे आप उतनी ज्यादा आपको आवाज सुनाई देगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसकी उतनी ज्यादा है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर। सेम पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर। जितनी आपकी सेंसेशन अच्छी होगी ह्यूमन ईयर की सुनने की लाउडनेस, उतनी ज्यादा आपको लाउडनेस सुनाई देगी। सो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वेवलेंथ की क्या होती है, मीटर, सॉरी एम्पलीट्यूड की होती है मीटर। इसकी एसआई यूनिट मीटर नहीं होती, इसकी एसआई यूनिट होती है डेसिबल्स। एसआई यूनिट डेसिबल्स, इसे डेसिबल्स पढ़ते हैं, लेकिन इसे डिनोट डीबी से किया जाता है, ठीक है, स्मॉल डी कैपिटल बी, ठीक है। सो ये दोनों आपकी प्रॉपर्टीज है। पिच में हमने क्या पढ़ा, इट इज द सेंसेशन फेल्ट बाय ह्यूमन ईयर, सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की सेंसेशन होती है जो ह्यूमन ईयर्स को फेल्ट की जाती है, ठीक है। हाई पिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा पिच होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी, क्योंकि आपकी सेंसेशन ज्यादा अच्छी है। डिपेंड्स ऑन द ऑडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर, क्योंकि वो ह्यूमन ईयर की हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, वैसी लाउडनेस है। इट इज द सेंसेशन ऑफ एम्पलीट्यूड फेल्ट बाय ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। और हाई एम्पलीट्यूड कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाई लाउडनेस, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है डेसिबल्स, डीबी। सो इतना नोट करिए। ग्राफ ड्रॉ करेंगे हाई पिच, लो पिच, हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो डेंसिटी और प्रोपगेशन ऑफ वेव के बीच में ये ग्राफ बनाएंगे हम। ये है प्रोपगेशन ऑफ वेव और ये है डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। सो लो पिच में क्या होता है, मतलब हाई पिच में क्या होता है, फॉर हाई पिच आपकी बढ़ जाती है, पिच बढ़ जाती है मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वन साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। सो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड आपकी इंक्रीज हो जाएंगे, ये हाई पिच है, ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं बढ़े, क्योंकि वो लाउडनेस में, अभी लाउडनेस का हम देखेंगे। इसमें सिर्फ हाई पिच चाहिए। हाई पिच में नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में बढ़ जाएंगे आपकी हाई पिच, ठीक है। अब हम लो पिच का ड्रॉ करेंगे। लो पिच, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स घट जाएंगी इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये प्रोपगेशन ऑफ साउंड हो गया, ऑफ वेव, और ये डेंसिटी हो गई, ये एक्सिस डेंसिटी हो गई, डेंसिटी ऑफ मीडियम। सो जब नंबर ऑफ साइकिल्स घट जाएंगी 1 सेकेंड में, सो ये कुछ ऐसा बनेगा। एम्पलीट्यूड तो उतना ही होगा,
नंबर ऑफ साइकिल्स बस घट जाएंगे, ठीक है। मतलब जहां ये 1 2 3 4 5 साइकिल्स 1 सेकंड में बना रहा था, अब वो सिर्फ 1 साइकिल बना रहे हैं 1 सेकंड में, ठीक है। सो इतना नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड, यानी हाई लाउडनेस और लो लाउडनेस। फॉर हाई लाउडनेस और एम्पलीट्यूड, ठीक है। लाउडनेस और एम्पलीट्यूड एक ही बात है। ये आपकी प्रोपगेशन ऑफ वेव हो गई, प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। सो हाई एम्पलीट्यूड में जो साइकिल की वेव एम्पलीट्यूड था, डिस्टेंस बिटवीन अबव द हाईएस्ट डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन, वो बढ़ जाएगी। सो एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा बढ़ जाएगा, लाउडनेस आपकी बढ़ गई, मतलब आपको आवाज और जोर से सुनाई देगी, ठीक है। ये लाउड साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसको थोड़ा और पास से बना लेते हैं। और यही आपको लाउड साउंड सुनाई देती है, लाउड साउंड। ये ग्राफ होता है लाउड साउंड का, ठीक है। इसे ड्रॉ कर लिया। अब हम करेंगे लो लाउडनेस। फॉर लो लाउडनेस और लो एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो ये आपकी प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन इधर की तरफ हो रहा, और ये है डेंसिटी, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। लो लाउडनेस में क्या होता है, आपकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो घट जाती है, ठीक है। सो मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, एम्पलीट्यूड घट गई, नंबर ऑफ साइकिल्स तो उतनी ही है, 1 सेकंड में कितने कवर कर रही है उतनी ही थी, लेकिन जो आपकी जो इनकी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट अबव द मेन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मेन पोजीशन, वो घट गई, फिर लो एम्पलीट्यूड हो गया, लो एम्पलीट्यूड। सो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिए चारों के, हाई पिच और लो पिच, हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड के, ठीक है। इसे नोट करिए।